आपकी जो ट्रेनिंग थी इस दौरान जो आपने ली, फिर आप इजराइल में भी आपने ट्रेनिंग, क्या फ़र्क है इंडिया और इजराइल के ट्रेनिंग में, क्या फ़र्क आ जाता है? सर देखो, ट्रेनिंग में फ़र्क ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी, दुनिया की कोई भी आर्मी हो, अब वर्ल्ड की कोई भी आर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ट्रेनिंग रूल सारे, देखो आज भी रूल तो ब्रिटिश के ही चल रहे हैं ना सर। ब्रिटिश के ही रूल है। ऐसा लोग बोलते हैं कि यार यूएस आर्मी इतनी खतरनाक, मोसाद इतनी खतरनाक, ISIS, CIASC, MSSC, सर रूल सारे चल रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 चीजें होती हैं सर। थोड़ा सा क्या होता है, 19-20 चीजें होती हैं। जो लोग बोलते हैं कि यार यूएस आर्मी, मैं कहता हूँ यूएस आर्मी को बुलाओ ना यार, और करवा दो उनसे -40 डिग्री टेम्परेचर पर करवा के दिखाओ। एक्चुअली क्या है, ये मैं मानता हूं कि उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी सी अच्छी होगी सर। ये मैं मानता हूं कि जो मैंने 08 पैक यूज किया होगा, मतलब 08 कहने का मतलब जिसके अंदर हम लोगों का सामान आता है, ऑपरेशन का हम लोग सामान रखते हैं, तो जिस 08 पैक में मेरा सामान होगा, मेरा वेट होगा सपोज करो 20 kg, तो मैं मानता हूं कि यूएस आर्मी का जो सोल्जर है उतना ही सामान वो 7 kg लेके चल रहा होगा। वो हमसे थोड़े से एडवांस है सर। हो सकता है जो मैं वेपन यूज कर रहा हूं, मेरे वेपन का वेट है 4 kg के समथिंग, वो मुझसे अच्छा वेपन 2 kg में वेट पर यूज कर रहा होगा। मैं टेक्नोलॉजी हाई मानता हूं उनसे। लेकिन अगर आप फिजिकल की बात करो, या दुनिया बोलती है कि यार कि उनके सोल्जर ऐसे हैं, उनके सोल्जर ऐसे हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ये कह रहा हूं सर, हमने दुनिया के लगभग, चाहे वो यूएस आर्मी हो, रशियन आर्मी हो, सबके साथ एक्सरसाइज करी हमने। हम साथ में कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं और हमें पता है कि वो लोग कितने वो स्ट्रांग है, कितने नहीं है। मतलब इंडिया की ट्रेनिंग, आप उनको ये बोलो कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोर्स चलता है कमांडो विंग बेलगांव के अंदर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में है। और शायद जब मैंने वो कोर्स किया था उस टाइम शायद 38 डेज का था, मुझे शायद 38 डेज, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है। शायद अभी वो कोर्स 34 कम हो गया है। स्टार्टिंग में वो कोर्स था 42 डेज का, फिर जब मैं गया था उस टाइम 38 हो गया था, वो डाउन और कम कर दिया। तो वो 38 डेज 38 ईयर्स जैसे थे सर। अच्छा, मतलब एक दिन ऐसा करता था तो ऐसा लगता था कि 1 साल गुजर गया। क्या होता है? आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी सुबह 4 बजे से। ठीक है। 4 बजे आप पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे और रात को 1 बजे आप छूटोगे। अब कितने घंटे रह गए? 3 घंटे। 3 घंटे में जाने के बाद आप अपना वेपन भी जमा कराओगे। ऐसा नहीं कि जाते ही 1 बजे आपको छोड़ दिया तो आप बगल में बेड पर लेट जाओगे, ऐसा नहीं। वहां से आप कम से कम आधा किलोमीटर जाओगे। जाने के बाद आपके पास जो वेपन है उस वेपन को आप जमा करके आओगे। उसके बाद जो दिन भर आप शिवर में भी गए हो, वहां शिवर मतलब गट्टर के अंदर भी डाल देते हैं, वहां दिन में आप गए होंगे, फिर आप ऐसे तो बेड पर नहीं जा सकते ना, तो फिर कपड़े भी ऐसे नहीं खोलते थे हम लोग। कपड़े कैसे खोलते थे? क्योंकि ऐसे खोलेंगे तो जो शिवर है वो पूरा आपके मुंह में भी आएगा। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की बनियान को काटता था, फाड़ता था यूं करके, क्योंकि ऐसे करके निकालना है, ऊपर से नहीं खोलना। तो इस सब प्रोसीजर में भी आधा पौन घंटा लग जाता है। इसके बाद जाके बेड में जाएंगे, फिर बेड में जैसे ही लेटेंगे सर 2-2.5 घंटे के बाद फिर दोबारा पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करना है। तो कहते हैं, मैंने तो पढ़ा था ऐसा कि साइंस बोलता है कि एक आदमी को 5 या 6 घंटे सोना चाहिए मिनिमम, राइट? मिनिमम। हाँ। तो 2 घंटे अगर आप 38 डेज तक जगते रहे, आप पागल हो जाओगे सर, आप मेंटल हो जाओगे बुरी तरीके से। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि लोग खड़े खड़े सो जाते हैं। मैं आपको ऐसा बताऊं कि मैंने जीवन में वो देखा है कि चलते चलते सोना। आपको एकदम, मतलब वहां पहले इंस्ट्रक्टर बोलते थे कि भाई सबको एक ही है हिदायत है कि कोई भी चलते चलते नहीं सोएगा, क्योंकि चलते चलते आप सोओगे 4 कदम आप खाई के अंदर गिर जाओगे, बचोगे नहीं। आपको पता है क्योंकि आप पगडंडू में चल रहे हो, खाई नीचे पूरी खाई है और आपकी आंख लगी और 3 आप सीधे नीचे। तो कई बार हमारे को क्या लगता था जब हम रोड पर चलते थे, एकदम से नींद खुलती थी और यार अब तो कितने 4 कदम आगे करके। तो मैंने चलते चलते सोने वाली डाल है। दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है सर सोना। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब हिटलर के साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने रशिया के कुछ एक सोल्जर्स को पकड़ा था, तो उसने ये बोला था कि जो 13 दिन तक जग जाएगा मैं उसको छोड़ दूंगा। और 13 दिन तक क्या, 9 दिन से ऊपर कोई जग ही नहीं पाया, सब डेथ। कोई आदमी 4 दिन जग कर देख ले, उसको इल्यूजन होना शुरू हो जाएगा, वो अपने साथी को ही मारना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा। तो बहुत टफ है। तो एक, अगर आपको एक स्पेशल फोर्स का एक कमांडो, एक स्नाइपर बनना है तो इन सबसे प्रोसीजर से जाना ही पड़ेगा। तो जो आपने ये ट्रेनिंग बताई, ये किस पोस्ट के लिए रहती है? लाइक आपने ये कमांडो सर, अच्छा, स्पेशल फोर्स का कमांडो, चाहे नहीं, वो ओनली इंडियन आर्मी करती है, नॉट ए पैरामिलिट्री फोर्स नहीं करती है। जो बेलगांव कमांडो है वो ओनली इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं करती है, जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF, ये लोग नहीं करते हैं, पुलिस वाले नहीं करते हैं, सिर्फ आर्मी के लिए ही है। और ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं, बाहर की आर्मी भी हमारे साथ आगे कंबाइंड ट्रेनिंग करती है, श्रीलंकन आर्मी भी आती है, दूसरे देशों की भी। जैसे हम लोग भी कोर्स करने जाते हैं तो वो लोग कोर्स करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो जाओगे, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो इंडियन आर्मी की कोई भी एक बटालियन है, जिस बटालियन के अंदर 600-700 लोग हैं, तो उसमें से क्या होगा, अपना बेस्ट बंदा भेजते हैं।
मतलब अगर 600 किसी, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम अभी महाराष्ट्र में, तो मराठा लाइन इन्फेंट्री है यहाँ की, मराठा लाइन इन्फेंट्री की एक बटालियन के अंदर 600 लोग हैं। तो जैसे फर्स्ट मराठा लाइन इन्फेंट्री है, तो फर्स्ट मराठा लाइन इन्फेंट्री क्या करेगी, अपने बेस्ट सोल्जर को, जो उनका बेस्ट है, जिसका बेस्ट फिजिकल है, उसको भेजेगी उस कोर्स के लिए। एक ही को, 600 में से एक को भेजेगी जो उनका बेस्ट होगा, मतलब उस पूरे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो एक सोल्जर का एक ही मोटो होता है भाई ये दुनिया का, कि जिसने भी सेना ज्वाइन करी हो, मतलब थल जल वायु, मतलब कुछ भी, तो उसका सिर्फ एक ही मोटो, तो हमेशा किसके लिए जीतता है पता है, वो अपनी बटालियन के लिए जीतता है। अब दुनिया में किसी भी सोल्जर से बात करो, वो कहेगा मेरी बटालियन, भाई मैं GR का, मैं कुमाऊं का, मैं मराठा, वो जीतता ही। अगर आपने अपनी बटालियन के लिए जीना सीख लिया, आप अपने देश के लिए जियोगे यार, क्योंकि आप चाहोगे कि दुनिया में आपकी बटालियन जो है, जिस रेजिमेंट के लिए आप काम कर रहे हो, उस रेजिमेंट का सर हमेशा ऊपर रहे, ठीक है। तो जब आप उस रेजिमेंट के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, तो इसका मतलब आप देश के लिए ही कर रहे हो ना सर, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए तो कर नहीं रहे, कर एक आर्मी की रेजिमेंट के लिए रहे हो। तो 600 में से एक बंदा सेलेक्ट होकर आया, सेकंड इन्फेंट्री लाइन में से भी एक आया, थर्ड से भी एक आया, वैसे कुमाऊं फर्स्ट से एक आया, सेकंड से आया, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, एग्जांपल के लिए जब फर्स्ट नागा से आया, सेकंड नागा से आया, तो वैसे ही गढ़वाल राइफल से हिंदुस्तान की हर आर्मी से कम कितने लोग आए, 1000 लोग आए। और ये 1000 बेस्ट हैं, ये क्या है, बेस्ट है, ये क्रीम है पूरी की पूरी, क्योंकि वो 600 में से एक सेलेक्ट होके आ रखा है। सही। इसका मतलब एक सोल्जर तो ऑलरेडी सोल्जर है यार, तो फिट ही है, उस फिट में से भी बेस्ट निकला है। तो पूरे हिंदुस्तान से 1000 आ रखे हैं, ऐसे फॉरेन से भी आ रखे हैं। और आपको पता है, जब पहले दिन 1000 या 1200 या 1500 लोग होते हैं ना, जब लास्ट 38 डेज होता है ना, जब लास्ट में जब पासिंग आउट होते हैं, तो उस टाइम रहते हैं 30 या 40 बस। अच्छा, तब तक सब जा चुके होते हैं वापस। अच्छा, किसी भी दिन आपने गिव अप किया? आउट डेली, आपको डेली लगेगा, बिल्कुल डेली। हर लास्ट में मैंने आपको बोला ना कि 50 से ऊपर बचेंगे ही नहीं, वहां पर सब आउट हो चुके होंगे। जो लास्ट में जो 50 निकलेंगे कैसे होंगे फिर आप सोच लो। सर मैं जानना चाहता कि जैसे हम इजराइल की बात करते हैं, उनकी एजेंसी है मोसाद, उसको लेकर काफ़ी बातें होती है, वो तो उनकी, अगर आपने उनके साथ ट्रेनिंग ली है क्या, अगर ली है तो किस तरह से, क्या फ़र्क है, जैसे मैं समझना, जैसे आपने काफ़ी कुछ बताया पूरी चीज़ें, बट टेक्नोलॉजी एंड ऑल के अलावा क्या देखते हैं कि वो स्पेशल हो जाते हैं? सर आपको एक चीज बताता हूँ, एक छोटा सा ऑपरेशन बताता हूँ सर। देखो मोसाद अच्छा है, हाँ। ऐसा इतना सा इजराइल है ना सर, पूरी दुनिया हिला रखा है, इसका मतलब अच्छा ही होगा ना यार। बिल्कुल। देखो जूस क्या है सर, चाहे उनका कोई भी हो, उनका चाहे PM का ही बेटा क्यों ना हो, वो भी आर्मी ट्रेनिंग लेगा सर। उसकी बेटी होगी तो भी आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है उन लोगों की कंट्री में, ठीक है। वो बोलते हैं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन जब देश के ऊपर बात आए तो आ जाओ। मोसाद अच्छा है, ऑपरेशन करता है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी इंटेलिजेंस बहुत है। उनके जो मतलब जो लीडर हैं, जब भी देश के ऊपर बात आती है तो राजनीति नहीं करते हैं सर। उनकी राजनीति की बात नहीं होती है देश के ऊपर, उनके लिए देश सबसे ऊपर है सर। मैं उनके ऑपरेशन बताता हूं सर। क्या हुआ था, जब शायद MiG-21, जब रशिया ने MiG-21 बनाया था आई थिंक, तो रशिया ने MiG-21 दिया, लेकिन रशिया ने एक ही शर्त पर MiG-21 दिया सबको कि इस टेक्नोलॉजी को तुम ना तो US से शेयर करोगे, ना किससे शेयर करोगे, इजराइल से शेयर करोगे। तो उस टाइम जो मोसाद के हेड थे और एयरफोर्स के जो कमांडर थे, नाम मुझे एक्चुअली इतना याद नहीं है, तो वो एक ही पार्टी में मिले। तो जो उनके जो हेड थे, मोसाद के हेड, तो उन्होंने पूछा यार कि भाई बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उनके एयरफोर्स के चीफ ने बोल दिया यार, उन बात को टाल दी पार्टी में। फिर उसने दूसरी बारी पूछ लिया उनसे यार कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर जब उसने दोबारा पूछा, उसने यार मैं तुझसे जो मांगूंगा तो मुझे दे ही नहीं पाएगा। और ये बड़ा ईगो हर्ट हो गया यार मोसाद के हेड को। बोला मैं मोसाद का चीफ हूं यार, इसने मतलब सबके सामने कह दिया जो मैं तुझसे मांगूंगा तू दे नहीं पाएगा। तो अगले दिन वो पर्सनली उनके घर पर गए। यार बोला तुमने सबके सामने कह दिया। बोला यार तूने भी 2 बारी मुझसे पूछ लिया, भाई दोस्त हम बचपन के, वो बात अलग है, लेकिन तूने 2 बारी पूछ दिया कि मेरे से तू मेरे लिए क्या कर सकता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो बोला हाँ यार, बोला कि मैं दुनिया की सबसे मतलब पावरफुल एजेंसी का चीफ हूं, पूरी दुनिया मुझसे कुछ ना कुछ चाहती है कि मैं उनके लिए करूं, तो मैं तेरे से पूछा। बोला अगर तू इतना ही पावरफुल समझ रहा है अपने आप को तो एक काम कर दे। बोला MiG-21 को इजराइल की धरती में ला दे। अब वो शौक हो गया यार। बोला मैं इजराइल की धरती में MiG-21 कैसे ले आऊंगा यार, क्योंकि वो प्लेन रशिया का है, रशिया का प्लेन है, और रशिया ने एक ही शर्त में उस प्लेन को दुनिया के देशों में दिया है कि इस प्लेन को तुम कभी इजराइल के साथ शेयर नहीं करोगे। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो इजराइल को और अमेरिका को नहीं बताओगी। इसके अंदर इतना फ्यूल नहीं डालोगे इस प्लेन के अंदर कभी भी। अगर उनके जो फाइटर पायलट हैं वो कभी भी प्लेन को अगर प्रैक्टिस पर जाएंगे तो उसमें इतना फ्यूल नहीं होगा कि इजराइल की धरती तक जाए। ये भी शर्त थी कि उसमें इतना ही फ्यूल होगा। तो जब मोसाद के चीफ को लगा ना सर, तो मोसाद के चीफ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और आपको पता है जब ऑपरेशन के लिए वो लोग गए, पहले उनके सारे के सारे एजेंट मारे गए इस ऑपरेशन में। मतलब जैसे ये लोग गए, शायद ईरान गए थे, कहाँ गए थे मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, तो उन्होंने ईरान के एक पायलट को भी
अपने साथ मिला लिया, मतलब उस पायलट से दोस्ती करी, ये चीज करी। जब इन्हें लगा कि वो पायलट बिल्कुल एक्यूरेट इनके साथ मिल चुका है, तो उस पायलट को बोला कि यार हम तेरे से एक बात करना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती होने पर बहुत मतलब अच्छा। तो बोला कि हम तुझे दुनिया का इतना पैसा देंगे कि तेरी आने वाली पीढ़ियों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुझे हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, ईरान से जहाँ से भी निकाल लेंगे, और इसके बाद तुझे दुनिया में जहाँ सेटल है तेरे फैमिली को करवाएंगे हम। तो उसने बोला मतलब तुम हो कौन? बोला यार हम मोसाद के लिए काम करते हैं। उसने कहा अच्छा। तो बोला कि क्या चाहते हो मेरे से? बोला हम ये चाहते हैं कि तू जब प्रैक्टिस पर निकलेगा तो इस बार ये प्लेन इजराइल की धरती पर चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, कल इस पर डिटेल से बात करते हैं। और वो बेचारे वेट कर रहे, बोला मैं पैसा बताऊंगा मुझे कितना पैसा चाहिए और मेरी फैमिली को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये लोग वेट कर रहे थे मोसाद के एजेंट, और जब सुबह दरवाजा खुला तो पूरा ईरान आर्मी थी और सबको शूट आउट किया, सारे एजेंटों को, मोसाद के सारे सबको मार दिया। यहां पर भी मोसाद ने गिव अप नहीं किया सर, बोला ऑपरेशन फिर चलाएंगे और प्लेन को इजराइल की धरती पर लेकर आए सर। तो ये वो लोग हैं सर, और लेकर आए धरती में, इजराइल की धरती में MiG-21 उतरा, अपने पास रखा, पूरी टेक्नोलॉजी देखी, फिर अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया, अब तुम ले लो करके। तो अभी आने वाले जो वॉर्स हो रहे हैं या किसी की तरह लड़ाई हो रही है, इसमें क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें? अब टेक्नोलॉजी हो गई है, जैसे अब AI ड्रोन्स आ गए, तो मैं समझना चाहता हूँ अभी कौन सी चीज़ें, क्योंकि सैनिक अब ग्राउंड टू ग्राउंड फाइट नहीं हो रही है, अब तो कहते हैं मोस्टली सब AI और सब। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंड देख रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी आने वाली है? सर देखो, वॉर और ऑपरेशन में फर्क है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। वॉर एक अलग चीज है, ऑपरेशन एक अलग है, सर्जिकल स्ट्राइक अलग है, एयर स्ट्राइक अलग है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये कोई वॉर नहीं है सर, ये हमारा एक एयर स्ट्राइक था। हमने पाकिस्तान के लॉन्च पैड खत्म करे, मिलिटेंट के जितने भी ट्रेनिंग कैंप थे उनको खत्म किया, हमने एक एयर स्ट्राइक करी। सेम पाकिस्तान ने भी अपने ड्रोन भेजे, ओनली क्या चल रहा है, एयर स्ट्राइक चल रहा है। चाहे आप उसको इजराइल और ईरान का बोलो, आप उसको डायरेक्ट वॉर नहीं बोल सकते हैं। अभी भी वॉर की सिचुएशन 100% वॉर नहीं है। अच्छा। सर वॉर तभी होगी जब आपकी इन्फेंट्री मूव हो चुकी होगी, जब मतलब दुनिया की वॉर कोई भी होगी। आप रशिया और यूक्रेन वॉर कह सकते हैं, हजारों सोल्जर मारे गए हैं सर, अब तो वहां ड्रोन नहीं दिखाई दे रहे ना, अब तो कंटिन्यू सोल्जर को मार रहे हैं। तो वॉर, देखो वॉर जब भी होगी, वॉर के अंदर 100% क्या होगा सर, आपकी थल सेना मूव करेगी, आपकी आर्मड मूव करेगी, आपकी आर्टिलरी मूव करेगी सर। वॉर एक अलग चीज है। हाँ, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सोल्जर को सेफ, क्योंकि सोल्जर दुनिया के किसी भी देश के सोल्जर हो सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए, और हर सोल्जर अपने देश के लिए इंपॉर्टेंट है सर। जो एक सोल्जर है वो किसी का बेटा है, किसी का पति, किसी का भाई, तो एक परिवार के लिए भी एक आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे, AI से लोग क्या कर रहे हैं, ड्रोन के थ्रू अपने एनिमी को वहीं टारगेट कर दे रहे हैं। इससे क्या है कि आपके जो सोल्जर हैं, सोल्जर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो देश के जो हीरो हैं, वो तो बचे हुए हैं ना सर। चाहे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, हो सकता है एक सोल्जर वहां तक जाता तो पैसा इतना खर्च नहीं होता, क्योंकि एक ड्रोन आप 20-20, 50-50 लाख का ड्रोन खरीद रहे हैं। एक सोल्जर जाएगा तो शूट आउट करेगा, लेकिन वहां पर क्या है, सोल्जर की जान को खतरा है सर, क्योंकि सोल्जर को वापस भी आना है। तो वहां पर क्या है, दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आदमी सेफ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, थ्रेट ज्यादा हो रहा है सर। क्योंकि हो सकता है वहां एक सोल्जर जाएगा तो सोल्जर सिर्फ सोल्जर को ही किल करता है सर। दुनिया का एक रूल है, एक मिलिट्री वाला हमेशा मिलिट्री को ही किल करेगा, वो कोई सिविलियन को किल नहीं करेगा। लेकिन जब आप ड्रोन को भेजोगे तो ड्रोन ये नहीं देखेगा सर कि यहाँ पर कोई सिविलियन भी है, इस टारगेट में कोई इनोसेंट लोग भी आ रहे हैं। सर ये जो इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, जो अभी ये आप इंटेलिजेंस की नज़र से देखते हैं, तो क्या लगता है कि क्या है जो हमें दिख रहा है सही में पिक्चर है, या इसके पीछे क्या कुछ और कारण है? देखो, जो भी आप इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा सर। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ सर, क्या आप पर्सनली US प्रेसिडेंट को जानते हैं सर? नहीं। रशिया प्रेसिडेंट को, चाइना प्रेसिडेंट को, ये सब छोड़ दो, क्या आप पर्सनली अपने मोदी साहब को भी जानते हैं? नहीं जानते ना सर। आप हो या दुनिया के कोई भी लोग हो, वो सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें दिखाई देता है सर, जो दिखाई दे रहा है उन्हें। सही बात है। जो आपको हर रोज टेलीविजन में दिखाई देता है, सोशल मीडिया में दिखाई देता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आप वही देखते हो सर। पर्सनली तो मैं आप बोल रहा हूं कि आप अपने खुद के अलावा, अपने 1-2 लोगों के अलावा दुनिया में किसी को नहीं जानते। आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया। आप आज इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, सिर्फ आप वो बोल रहे हो जो आपको हर रोज दिखाई दे रहा है सर, जो हर रोज आपको सुनाई दे रहा है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा सर। मैं लेके जाऊंगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल सर। उन्हें लगा यार कि MI6 को, इज द ब्रिटेन एजेंसी, MI6 को लगा कि भाई सब देशों ने मिलकर क्या किया, नाजियों को खत्म किया। अब क्या है, ब्रिटेन को लगा कि ये देश धीरे धीरे पावरफुल बनेंगे, तो क्यों ना इन देशों को आपस में लड़ा दिया जाए। ऑपरेशन एंथिकेबल पहली बार स्टार्ट हुआ 1945 में, और इसका एक ही मकसद था इस ऑपरेशन का
कि उन देशों को आपस में भिड़ा दो जिन देशों ने नाजियों को खत्म किया। ये MI6 की प्लानिंग। और ये देश धीरे धीरे आपस में लड़ रहे थे और इन्होंने अपना पहला टारगेट किसको बनाया? ऑपरेशन अनथिंकेबल ने USSR को, क्योंकि USSR उस टाइम बहुत पावरफुल बन रहा था, उस टाइम दुनिया के अंदर एक पावरफुल बन के आ रहा था और ये कामयाब भी हो गए। इन्होंने 1991 में क्या कर दिया? USSR को तोड़ दिया। लेकिन MI6 को बोलो या ब्रिटेन को बोलो, उसको यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकल जाएगा सर। USSR तोड़ तो दिया लेकिन मकसद फिर भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी रशिया पावरफुल बन रहा था, लेकिन ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले कौन थे? चर्चिल। ये वही चर्चिल थे सर जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े करे। यही थे जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डिवाइड करवाया। ये ब्रिटेन के 2 बारी प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने ये ऑपरेशन MI6 से स्टार्ट किया था। जब ये ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा था और धीरे 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 इन्होंने क्या किया? प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन को आगे लाए। यूक्रेन एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज हुआ है कि यूक्रेन को क्या कर दो? रशिया से भिड़ा दो। जो यूक्रेन महज 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है रशिया, आज भी 2 साल हो गए भाई, आज भी यूक्रेन लड़ रहा है, तो कोई ना कोई तो बैकफुट में होगा। यहां तो लोग क्या है, साले अपने पड़ोसी को भी मदद नहीं करते आज के टाइम में कि भाई ये सही हो जाएगा करके। तो सोचो कि कोई देश अरबों का पैसा यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, सोल्जर दे रहा है, क्यों दे रहा होगा? किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना, क्योंकि रशिया को बैकफुट फेंकना है। सेम जब यूक्रेन और रशिया का कंटिन्यू वॉर चल रहा था, फिर आ जाते हैं हम दोबारा जस्ट अभी। देखो ईरान भी क्या है सर, ईरान भी सेम क्या करता है, कभी खुद आकर वॉर नहीं करता, ये भी क्या करता है? टेररिज्म फंडिंग करता है। कभी ये हिजबुल्लाह को फंड करता है, कभी हमास को करता है, कभी सीरिया के अंदर फंड करता है। ये भी फंड करके कंटिन्यू इजराइल को थ्रेट देता रहता है। और ये अभी से नहीं दे रहा है, ये 1979 से दे रहा है। 1979 में जब भी उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जो नए उनके आए थे, उन्होंने बोल दिया कुमिला कि भाई US और ये इजराइल शैतान के बच्चे हैं करके। कॉन्फ्लिक्ट तो 1979 से चल रहा था, लेकिन वो अभी क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम क्या हुआ, ईरान ने एक ही चीज कर दिया, डायरेक्ट सपोर्ट करना शुरू कर दिया रशिया को। मतलब फ्रंट पर आके रशिया को सपोर्ट करना शुरू किया। और जो ऑपरेशन 1945 से आज तक चल रहा है साला, उस ऑपरेशन के बीच में फिर कौन आ गया? एक और ये ईरान आ गया। अगर ईरान भी फ्रंट में सामने आ जाएगा तो जिस रशिया को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो मेन चीज अगर आप देखो तो हमें जो चीज दिखाई देती है उसके तार कहीं और से जुड़े होते हैं सर। और आप ही सोचो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार दुनिया में कि CIA, मोसाद, ISI, RNW, FSB, MSS, कभी आपने ब्रिटेन की एजेंसी का नाम सुना सर? कभी MI6 का मुझे आप ऑपरेशन बता दो चलो कि यार MI6 ने ये ऑपरेशन किया। जैसे आप मोसाद के ऑपरेशन सुनते हैं कि आप CIA के ऑपरेशन सुनते हैं कि ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ठीक है, ISI को मोहरा बनाया, पूरा USSR को बैकफुट फेंक दिया। आप मुझे MI6 के ऑपरेशन बताओगे ही नहीं सर। आपको तो ये भी, आधे लोगों को तो यही कंफ्यूज नहीं होगा MI5 क्या है, MI6 क्या है, आधे तो इसी में कंफ्यूज होंगे सर। क्योंकि क्यों नहीं, जो अंग्रेज, जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ था सर, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, यार वो उनकी एजेंसी ऐसे चुपचाप बैठी होगी पीछे। यार कभी सोच के देखो ना आप, मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है लेकिन ब्रिटेन बिल्कुल शांत रहता है। MI6 का कभी नाम ही नहीं आता सर। तो कुछ गेम पर्दे के पीछे होते हैं जो दुनिया को कभी नहीं दिखाई देते। अच्छा सर, ये मैं समझना चाहता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ, जिस तरह से इंडिया ने रिटेलिएशन किया, इसमें हमारी जो एजेंसीज हैं, जो उसके कितने इनपुट्स होंगे, इंटेल के कितने इनपुट्स रहे होंगे आपको लगता है? क्या सर इंटेलिजेंस के इनपुट है ना सर, तभी तो महज 3 दिन के अंदर। अच्छा एक चीज मेरे को ये बताओ ना सर, कि मैं नॉर्मल सिविल की तरीके से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उसको मतलब डिफेंस की लैंग्वेज में बात करूंगा तो बहुत चीजें निकल जाएंगी, उनके वर्ड्स बहुत हुए हैं। पूरा मतलब सारा इंटेलिजेंस का इनपुट है। कैसे पता चल रहा है कि सर हाँ, क्या हाफिज के, मौलाना मसूद अजहर के लॉन्च पैड यहाँ पर बने हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर है, यहाँ उसके रिलेटिव रह रहे हैं, पूरे तो सारे इनपुट ही इंटेलिजेंस के है ना सर। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है सर? दुनिया की सबसे महंगी चीज है इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप एनिमी को कैसे मारोगे? अगर आपको दुश्मन को मारना है तो आपको दुश्मन को जानना पड़ेगा सर। अगर हिंदुस्तान को, अगर हमारे एयरफोर्स को एक एयर स्ट्राइक करना है, ठीक है, हमारे को एयरफोर्स से अगर MiG-21 राइफल से भी अगर मिसाइल्स गिरानी है तो हमारे को लोकेशंस तो पता होनी चाहिए ना सर। तो लोकेशन कौन देगा? लोकेशन तो हमारी इंटेलिजेंस ही देगी ना। तो इंटेलिजेंस का तो हमेशा इनपुट है सर, चाहे आप आज बोलो, चाहे 99 कारगिल वॉर बोलो, चाहे 1971 का वॉर बोलो, 65-62, सब जगह तो इंटेलिजेंस का ही इनपुट है सर। और ये बातें भी आती है, जैसे पाकिस्तान का पहलगाम जो है वो होने दिया गया था इंडिया की तरफ से। आपको लगता है कि अरे सर इस तरह के दावे जो किए जाते हैं, ये दावे कौन कर रहे हैं सर? ये दावे करने वाले हैं कौन जो कहते हैं कि इंडिया की तरफ से होने दिया? उन लोग सर, देखो उन लोगों को ये बोलो कि भाई तुम आके इतना बड़ा, हमारा देश लोकतंत्र देश है ना सर, शायद हमारा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और इस देश के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो रहते हैं हमारे देश के अंदर हैं, लेकिन फंड पूरा कहां से उठाते हैं? वेस्टर्न से। ये वो लोग हैं जो 1-1 महीना धरना करते हैं रोड के ऊपर। अगर आज मैं 4 दिन काम ना करूं ना सर,
तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मेरा घर कैसे चलेगा। और ये लोग तो 2-2 महीने 4-4 महीने बैठे रहते हैं, इनका फंड कहाँ से आ रहा है सर? कहाँ से ये लोग हजारों लोगों को बैठा रहे हैं? कभी ये सोचा है सर कि 10-10, 20-20 हजार लाखों लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों को डेली सैलरी भी दे रहा है कोई आदमी, वो चुपचाप अपने घर में जाते हैं, खाना भी बनाते हैं, कोई तो पैसा दे रहा होगा। हम 5 दिन काम ना करें, हमारी हालत खराब हो जाती है सर। तो ये लोग यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में है, बात पूरी वेस्ट के कहने पर करते हैं सर। इनको बोलो तुम्हारे पास इतना ही बड़ा एविडेंस है, सबसे बड़े लोकतंत्र यार, जाओ ना यार, कोर्ट पर जाओ आप। क्यों सर? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाओ, हाई कोर्ट पर जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट पर जाओ यार, आप एविडेंस दो ना यार। अब मुंह से तो कुछ भी कह देगा सर आदमी। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बिगड़े थे, उस दौरान जैसे टर्की हो गया या चाइना हो गया, उन्होंने खुलकर सपोर्ट करना शुरू किया पाकिस्तान के साथ। इंडिया के साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग खड़े नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और भी हमें पॉलिटिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, या चीज़ें उस तरीके से नहीं लाई गई सामने? सर हमारे को जरूरत ही नहीं है, हम तो पावरफुल देश है सर, हमारे को क्यों जरूरत है किसी की सपोर्ट करने की? और भगवान से दुआ करो यार, इसी की नौबत ही ना आए कि हिंदुस्तान को दूसरे देश सपोर्ट करें सर। काफ़ी बातें होने लगी थी। नहीं सर, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को, भाई इंडिया को जरूरत नहीं है किसी भी, इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है सर। और जो लोगों को दिखाई देता होगा ना हमारे पास कि ये वेपन है, ये मिसाइल है, मैं आपको ये बताऊं भाई कि दुनिया की कोई भी सेना अपनी 50% चीजें तो बताती नहीं है, वो तो आपको वॉर में पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं। और हम थोड़ा ना चाहेंगे हमारे को सपोर्ट करो। आप क्या चाह रहे हो कि सर हम पाकिस्तान जैसे कमजोर देश बने यार सर, कि लोग हमारे को सपोर्ट करें यार? तो इंडिया को जरूरत नहीं है सर। खुलकर जिस तरीके से बातें सामने आने लगी थी सर सपोर्ट के, हाँ, ये मीडिया के अंदर चीजें। सर देखो, मीडिया ने तो लाहौर तक भी हमारी फौज पहुंचा दी थी सर। उनको तो अपने टीआरपी से मतलब है। एक चैनल बोल रहा था कि भाई एलओसी क्रॉस कर चुके, दूसरा बोल रहा है नहीं लाहौर पहुंच चुके हैं, तीसरा बोल रहा है कराची कब्जा होने वाला है। उनको वो लगी हुई थी यार आगे कौन बढ़ेगा करके, वो तो टीआरपी के लिए है सर। देखो सर, बोलना बहुत आसान है, चाहे मैं ही हूं, पॉडकास्ट में कहना बहुत ईजी होता है सर। यहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के माइक के आगे को हम कुछ भी बोल देंगे। ग्राउंड के हालात जाकर देखो सर, जब समझ में आएंगी चीजें, फिर आपको दुनिया में कोई सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आपके पास इतना मैटर होगा कि आप 2 महीने तक भी बोलते रहोगे तो खत्म नहीं होगा सर आपके पास। फिर आपको सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा सर, ग्राउंड के हालात समझने पड़ेंगे। अच्छा, इंडिया के अगर हम पूरे अगर बॉर्डर्स को देखें तो सबसे सेंसिटिव आपको कौन सा लगता है, सबसे एरिया जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखनी होनी? देखो इंडिया स्ट्रॉन्ग, अगर हम बॉर्डर एरिया कोई भी, आप JNK के चले जाओ सर, या आप नॉर्थ ईस्ट के चले जाओ, ठीक है, तो थोड़ा सेंसिटिव है ही सर। क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आप जाओ तो इस टाइम थोड़ा बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन, क्योंकि चाइना वहाँ से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यू पाक का इन्फिल्ट्रेशन अंदर रहता है। और यहाँ से आप देख ही रहे हैं इस टाइम ISI ने पूरा कंट्रोल कर रखा बांग्लादेश के अंदर। इस टाइम नेपाल के अंदर भी इस टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो जब भी कोई पावरफुल बनता है ना सर, आप में एक चीज, छोटा सा एक उदाहरण है जो लोग आसानी से समझ जाएंगे, जो बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। जब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा भाई। आपका कभी, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो दुनिया में दुश्मन उसी के होते हैं जो सक्सेस होता है। आपने कभी सुना है कि अगर मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले का कोई दुश्मन होगा या उनको कोई ट्रोल करेगा? सर ट्रोल किसको करेगा? दुनिया में किसके बारे में बात करेगा? जो सक्सेस पर जाएगा सर। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।